हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। पढ़ाई आपकी चल रही होगी अच्छी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्सेस कैप में। वेलकम टू ऑल इन सक्सेस कैप। मेरा नाम है पुलकित और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का 20 से 21 का आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। ऑफिशियल PDF आ चुका है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो इस बार 16 यूनिट में से 3 यूनिट कम कर दी हैं और बची है हमारी सिर्फ 13 यूनिट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड में हम पढ़ेंगे जो सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। कुल मिला के सॉलिड को समझेंगे सॉलिड तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम डाल लीजिए, बहुत ही प्यारा प्यारा टॉपिक हमारा है सॉलिड। चलिए, तो सॉलिड का मतलब आप सभी को मालूम होगा, एक स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर की एक स्टेट, जिस तरह से मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड गैस पढ़ लिया होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में और पढ़ेंगे सॉलिड तरीके से। चलिए, तो सॉलिड हमने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, इमेजिन करते हैं सॉलिड फॉर्म में। चाहे मार्कर हो, ये सॉलिड है। ये वाइट बोर्ड, ये एक सॉलिड है। आपके सामने रखी टेबल या चेयर, वो सॉलिड है। विंडो की लगी गिलास, वो सारे सॉलिड होते हैं। तो हमने इन्हें पहचाना कैसे? क्या हम इन सारे सॉलिड्स को अपने बचपन से पहचानते हैं? जी नहीं। हम जब बड़े हुए तो हमने सॉलिड्स को देखा, टच किया, उन्हें महसूस किया, तब मैंने जाना कि ये कुछ प्रॉपर्टी है इनमें। जब हम नॉक करते हैं तो एक साउंड आता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये है ठोस। कि सॉलिड जो होते हैं वो सारे ठोस होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज। और जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सॉलिड्स आर ठोस। ठोस मतलब कि रिजिड। तो सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड रिजिड हैं और इनकम्प्रेसिबल हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में गए और आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई सॉलिड की प्रॉपर्टी बताओ। तो आप तो बोल दोगे कि सर सॉलिड रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब पूछने वाला बड़ा चालाक है, उसने मेंटोस खाई और दिमाग की बत्ती जल गई और तुरंत उसने पूछा क्या सारे सॉलिड रिजिड होते हैं? आर ऑल सॉलिड्स रिजिड? अब आपने मेंटोस तो नहीं खाई, आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं। तो आप क्या बोलोगे? सर बोलोगे कि हाँ सर, सारे सॉलिड रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और वो लगा देगा क्रॉस। सर आप वो बिल्कुल गलत, और आपको मिलेंगे इसके लिए 0 नंबर। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक बनाया केक। अब केक बहुत सारे फ्लेवर में होते हैं, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। चलिए, मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। तो इन सारे केक में हमें पता है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एयर स्पेसेस होते हैं। अब ये सारे एयर स्पेसेस क्या करते हैं? इसको सॉफ्ट बनाते हैं, यानी कि ये रिजिड नहीं है और ये कंप्रेसिबल भी है। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ये सॉलिड का एक्सेप्शन है। तो हम यह बोल सकते हैं नॉट ऑल सॉलिड्स आर रिजिड। सारे सॉलिड्स रिजिड नहीं होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने स्पंज देखा होगा। स्पंज के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी है। उसमें कुछ एयर स्पेस होते हैं। उन एयर स्पेस की वजह से ये कंप्रेसिबल भी है और रिजिड भी नहीं है। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं इस सॉलिड के। ये सॉलिड तो है लेकिन ये रिजिड नहीं है, इनकम्प्रेसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, इसे नोट कर लीजिएगा।
अब सेकंड प्रॉपर्टी, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, हम अक्सर सुनते हैं कि सॉलिड का एक डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सपोज अगर मैंने एक सॉलिड बनाया सर्कुलर शेप का, या वो एग्जिस्ट करता है इसी शेप में, तो इसी शेप में रहेगा, वो अपनी शेप, मास, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। सपोज हमने ट्रायंगल बनाया या हमने एक स्क्वायर शेप का सॉलिड बनाया, तो उसी शेप में रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। चलिए, तो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। मैंने एक सॉलिड बनाया, अब इस सॉलिड में कुछ पार्टिकल्स होंगे और वो कुछ इस प्रकार होंगे। अब ये सारे सॉलिड्स, ये सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे। क्यों पैक्ड होंगे? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने की वजह से वो एकदम टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉलिड्स हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको आपस में एक दूसरे से इतना प्यार है कि ये बिल्कुल आसपास हैं, और इसी वजह से जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बहुत शॉर्ट है। तो इसी से हमें एक और प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है, और वो ये कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं। तो नोट कर लीजिए इन सारी प्रॉपर्टीज को। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सपोज करो एक सॉलिड है, अब उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे होंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते, अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहेंगे। लेकिन ये वाइब्रेट करेंगे अपनी मेन पोजीशन पे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, हर डायरेक्शन में अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अब सपोज करिए कि आप किसी बस में जा रहे हैं, तो आप चले दिल्ली की सवारी पर, दिल्ली की आपने बस पकड़ी। अब इस तरफ तीन सीटें हैं बस में, आप उसमें से एक बीच में बैठे हुए हैं और दो साथी आपके उस सीट पे बैठे हुए हैं। अब उस जगह पर ऑलरेडी 3 सीट भरी हुई हैं, एक चौथे भाई साहब आते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर और बोलते हैं कि भाई साहब नेक्स्ट सर क्यों? अब सर वो भी आगे बैठ गए, तो आपकी पोजीशन हो गई ये। अब आप ऐसे बैठे हो, हिल डुल नहीं पा रहे, बिल्कुल फंसे हुए। लेकिन क्या होता है कि आधे घंटे बाद जब हम देखते हैं तो बस जब हिलती है, डुलती है, वाइब्रेशन होती है, तो आपकी वाइब्रेशन होती है ऐसे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। तो इस वाइब्रेशन की वजह से आप अपने आप ही आधे घंटे बाद एडजस्ट हो जाते हो। तो क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। आप अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, अपनी मेन पोजीशन पे। आप उस सीट से उठ के दूसरी सीट पे नहीं जा रहे, आप उसी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर। मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, वो वाइब्रेट नहीं करते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन एंड oscillate about their mean position। तो ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, आप नोट कर लीजिए।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। तो एक बार की बात है, जी हाँ, एक बार की बात है, जब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे और उनके पास दो तरह के सॉलिड्स थे। अब उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, तो दोनों सॉलिड्स को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि अबे इसमें तो जितने भी पैटर्न है वो अलग अलग हैं। यानी कि पार्टिकल्स के पैटर्न अलग अलग होने की वजह से उन्होंने दो टाइप के सॉलिड बनाए। एक का नाम था क्रिस्टलाइन और एक का नाम था अमॉर्फस। तो वैसे ये साइंटिस्ट वाली जो कहानी मैंने बताई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये एक्चुअल में तो नहीं हुआ था। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप माइक्रोस्कोप लेके बैठे हो, आपने तुरंत एक इन्वेंशन कर दिया। किसी भी इन्वेंशन में टाइम लगता है, डिस्कवरी में टाइम लगता है। तो ये तो मैंने आपको बस ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया है। तो हमारे अब उन साइंटिस्ट ने, एक इमेजिनरी साइंटिस्ट ने बताया कि दो टाइप के सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन में उन्होंने ये देखा कि ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए सॉलिड को, इसमें आपको मिलेंगे कुछ पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स में एक पैटर्न है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। अगर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3, इधर आ जाओ भाई, इधर ध्यान दे लो, 1 2 3 4। गाना याद नहीं करना है, केमिस्ट्री याद करनी है। तो अगर ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस फॉर्मेट में है, तो इसी फॉर्मेट में आगे अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। तो एक ऑर्डर अरेंजमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने अमॉर्फस का देखा, तो उन्होंने ये पाया, क्या पाया, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं हैं। यानी कि एक इनऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। अब अमॉर्फस का उन्होंने ये देखा कि अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड अमॉर्फोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब ही है नो फॉर्म। मतलब इनके नाम में ही ये बता रहा है कि कोई फॉर्म नहीं है, कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, एक इनऑर्डर अरेंजमेंट है। पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं, किसी का कोई पैटर्न नहीं है। तो ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो शार्प का मतलब ये नहीं है कि ये चुभेगा। शार्प का मतलब है एक फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। मतलब अगर हमने एक सॉलिड लिया, वो 60 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो 60 पे ही मेल्ट होगा। 58, 59, 59.5, 61, इससे तो सब कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो 60 पे ही वो प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि सॉफ्ट होना शुरू होगा या मेल्ट होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स टेम्परेचर। एक तरफ अमॉर्फस, अब ये थोड़े डीट हैं, ये होते हैं, ये ग्रेजुअली सॉफ्ट होते हैं, दे ग्रेजुअली सॉफन एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर इनकी रेंज ऑफ टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी रेंज पे आके ये सॉफ्ट होना शुरू होंगे। ग्रेजुअली, धीरे 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 आराम आराम से सॉफ्ट होंगे। तो ये ग्रेजुअली सॉफ्टन एट रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमारे उसी साइंटिस्ट ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो इमेजिनरी साइंटिस्ट, अब उन्होंने क्या किया, एक शार्प नाइफ से, एक शार्प टूल से जब इस सॉलिड को कट किया, कुछ इस तरीके से बीच में से कट किया, तो इसके जो पीस होंगे वो प्लेन और स्मूथ होंगे, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस के होंगे।
आइडेंटिकल तो होंगे, प्लेन और स्मूथ सरफेस के भी होंगे, लेकिन एक तरफ हमारे अमॉर्फस वो रहे ढीठ के ढीठ, वो जब उन्हें हम काटेंगे तो कुछ इस तरीके से इरेगुलर शेप में ब्रेक होगा, कभी कुछ ऐसे होगा, कुछ यहाँ से टूटेगा, एक इरेगुलर पैटर्न में टूटेगा, प्लेन और स्मूथ नहीं होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। अरे सर ये शब्द क्या बोल दिया आपने, एनाइसोट्रॉपिक? तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट डायरेक्शन। ये हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। कैसे? अब मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, मान लीजिए ये एक सॉलिड है और हमारे पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन में हमेशा एक ऑर्डर्ड पैटर्न में होते हैं। अब इन पार्टिकल्स को जब हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, सपोज हमने इसको मेजर किया एक इस डायरेक्शन में और हमने मेजर किया इस डायरेक्शन में, तो जब दोनों डायरेक्शन में हमें प्रॉपर्टीज़ मिली तो वो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसका मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक। लेकिन एक तरफ हमारे अमॉर्फस ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक यानी कि एक सॉलिड में जो ने पार्टिकल्स बनाए तो इस तरीके से थे अमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न के। अब जब हमने इसको मेजर किया दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, और जो हमें प्रॉपर्टीज मिली वो यहाँ पे सेम थी, दे हैव सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये मतलब था एनाइसोट्रॉपिक का और आइसोट्रॉपिक का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए। अब आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी उन्होंने साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स। यही होते हैं एक सच्चे सॉलिड, एक सचमुच के सॉलिड। ऐसा एग्जांपल है NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हम रोज़ खाते हैं, टाटा नमक, टाटा जो भी खाते हो आप, डायमंड। अब भाई डायमंड तो सबने देखा होगा, शायद कुछ लोगों के पास होगा भी। और एक एलिमेंट था क्वार्ट्ज। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों आदमी थे, ये तीनों एग्जाम्पल एक ट्रू सॉलिड्स हैं, यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। लेकिन अमॉर्फस
इन्हें हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स। और स्यूडो का मतलब होता है क्या? फर्जी, यानी कि फॉल्स। ये सारे के सारे फॉल्स सॉलिड्स हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक्स, रबर और ग्लास। प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ये तीनों के तीनों हमारे अमॉर्फस हैं और एक स्यूडो सॉलिड्स हैं, यानी कि फॉल्स सॉलिड्स। अब एक प्रॉपर्टी आती है और वो ये कहती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है। अरे सर, फिर से आपने एक टेक्निकल टर्म लिख दिया, पहले एनिसोट्रॉपिक लिखा, अब ये लिख दिया। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है एक एलिमेंट को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, यानी कि एक एलिमेंट को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो डेफिनेट होती है, जबकि अमॉर्फस की नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। एक कोई भी निश्चित डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। अब देखिए, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक एलिमेंट को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, उसे तो हमने बोला हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन जिस पॉइंट पे ये होगा उसे ही हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये होता है पॉइंट एट विच इट हैपेंस, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। अब इसमें और ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये फर्दर और कैसे डिवाइडेड हैं। मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, पार्टिकल्स के हिसाब से उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ये जो अरेंजमेंट था, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हमने किया ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से किया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। टिल देन ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। टिल देन गुड बाय।